नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। रात के 9 बज चुके हैं और समय हो गया है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जनमत का। एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग ले सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं जनमत। जनमत में आज तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर हम प्रकाश डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। जम्मू कश्मीर से निकल कर आ रही है। कठुआ के हीरानगर में आतंकी हमला हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, कठुआ के हीरानगर में मुठभेड़ भी शुरू हो गई है। सेना की तरफ से जवाबी कार्रवाई, सुरक्षा बलों और आतंकियों में एनकाउंटर जारी है। सेना ने 5 आतंकियों को घेरा हुआ है। स्थानीय लोगों ने भी आतंकियों को देखा, ये सूचना प्राप्त हुई है। बड़ी खबर है इस वक्त की। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आज यानी रविवार देर शाम आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हो गई। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को चारों तरफ से घेर लिया है। दोनों तरफ से भारी गोलीबारी जारी है। ये जो मौजूदा अपडेट्स है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कठुआ के हीरानगर के सान्याल में 5 आतंकियों को देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने इनकी तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों ने भारतीय सेना को बताया कि 5 आतंकवादी छिपे हुए हैं। तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग भी शुरू कर दी। जवानों ने जवाबी फायरिंग की। दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। सान्याल बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है, ये भी आपको बता दें। बेहद सेंसिटिव एरिया है ये। घुसपैठ के मामले में यहां पिछले साल भी पुलिस चौकी के पास में ग्रेनेड फेंका गया था आतंकियों के द्वारा। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहां से कुछ ही दूरी पर आ जाती है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में एनकाउंटर जारी है। जम्मू कश्मीर से खबर है, सेना ने 5 आतंकवादियों को घेरा हुआ है। कुलदीप शर्मा हमारे संवाददाता कनेक्ट हो गए, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि कोई बेहतर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। कुलदीप, किस प्रकार की क्या जानकारियां निकलकर सामने आई है इस मुठभेड़ से संबंधित? मैं आपको बता दूं कि शाम को 5:30 से 6 बजे के करीब ये पहली बार आतंकवादियों को देखा गया। मैं आपको बता दूं, जी। हीरानगर के सनिया गांव के पास के जंगल में एक हस्बैंड वाइफ दोनों लकड़ी काटने के लिए गए थे। तो हस्बैंड थोड़ा आगे चला गया, वाइफ थोड़ी पीछे थी। तो हस्बैंड ने देखा वहां पे 5 व्यक्ति जिन्होंने ट्रैक सूट पहन रखे थे वो जंगल में घूम रहे थे। तो अनजान व्यक्ति थे। तो जब उन्होंने पूछा, उनसे स्थानीय उस निवासी ने पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, तो उन्होंने उनको पकड़ लिया। 2 लोगों ने उनकी बाजू पकड़ी, एक ने उनका गला पकड़ लिया। पीछे से जब उनकी बीवी आई, जब उन्होंने ये देखा तो बीवी चिल्लाने लगी। तो आतंकियों ने उनको ललचाने की कोशिश की कि हम इनको कुछ नहीं करेंगे, आप भी हमारे पास आ जाओ। लेकिन हस्बैंड ने उंगलियों से इशारा किया और वो बीवी भाग गई। जब वो गांव के पास पहुंची तो उसने वहां पे बाकी लोगों को बताया और जिसके बाद जो सुरक्षा बलों को इस चीज की सूचना दी गई। सुरक्षा बल वहां पे पहुंच गए और उसके बाद से ही ये एनकाउंटर चल रहा है। अच्छा, अभी क्या तो अपडेट है और क्या किस प्रकार से घेराबंदी इन आतंकवादियों को की गई है? और ये जो क्षेत्र है जहां पर ये मुठभेड़ जारी है, जहां पर ये एनकाउंटर की बात आप कर रहे हैं, उस एरिया के बारे में जरा बताइए। वहां की भौगोलिक स्थिति कैसी है? ये इंटरनेशनल बॉर्डर के पास का एरिया है, गांव है। गांव के पास ये जो एरिया, जो जंगल का एरिया है, ये कोई 4-5 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ पर जी। एक देवस्थान है, जिस कारण से वहां पे आसपास जंगल का एरिया, जंगल के बीच में देवस्थान है। वहां पे अक्सर आम लोगों की आवाजाही कम होती है। वहां पे अगर लोग जाते भी हैं तो सिर्फ लकड़ी काटने के लिए या फिर अपने पशुओं को चराने के लिए जाते हैं। तो इसी काम के लिए शाम को ये दोनों हस्बैंड वाइफ वहां पे गए थे। हस्बैंड ने आतंकियों को देखा, उसके बाद वाइफ ने देखा, जिसके बाद ये सारा सुरक्षा बलों को बताया गया है। और उसके बाद से एनकाउंटर लगातार चल रहा है। पहले जेके पुलिस एनकाउंटर पे मौजूद थी, अब आर्मी भी वहां पे आ गई है। तो अब लगातार जॉइंट ऑपरेशन ये चल रहा है। अभी अभी एक सूचना आई थी कि वहां पे एक 7 साल की जो बच्ची है वो इंजर्ड हुई है, जिसको पहुंचाया गया हॉस्पिटल में। लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। जब तक कोई सेना की तरफ से या फिर जेके पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आती, हम इसकी पुष्टि नहीं करते। लेकिन जो लोकल मीडिया वो ये चला रहा है कि एक 7 साल की बच्ची अभी इंजर्ड हुई है वहां पे। तो जो जब हमने महिला से बात करने की कोशिश की या स्थानीय मीडिया ने जो बात की है, महिला ने बताया कि वहां पे 5 लोगों को उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। तो अभी एनकाउंटर चल रहा है। अभी जो आने वाले 2-3 घंटे हैं ये काफी महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा जा घेर लिया गया है आतंकवादियों। ठीक है कुलदीप, आप नजर बना के रखिएगा। आगे जो भी अपडेट्स आएंगी एक बार फिर से हम कनेक्ट होंगे और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए कुलदीप, और तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां इस एनकाउंटर से जुड़ी साझा करने के लिए। बढ़ेंगे आगे जनमत में, बात करेंगे अगली खबर की और बात करेंगे उस बयान की जो न सिर्फ समाजवादी पार्टी की मानसिकता को उजागर करता है बल्कि भारतीय इतिहास और हिंदू वीरों के प्रति उनकी सोच को भी बेनकाब करता है। देखिए, एक तरफ जब पूरा देश अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोने में लगा है, तब समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन का बयान आता है और ये चौंकाने वाला बयान आता है। बल्कि सवाल भी खड़ा होता है कि आखिर ये मुगलों की भक्ति कब तक चलेगी? क्या यही पार्टी है जो कभी बाबर और औरंगजेब को महान बताती है?
कभी राम भक्तों पर गोलियां चलवाती है। ये सारी बातें लोग जानते हैं और अब वीर योद्धा राणा सांगा का अपमान कर रही है। क्या इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना और तुष्टीकरण की राजनीति करना ही समाजवादी पार्टी की विचारधारा बन चुकी है क्या? यह बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। क्या अखिलेश यादव की चुप्पी इस मानसिकता को समर्थन नहीं देती है क्या? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या सनातन विरोधियों को 2027 में जनता करारा जवाब देने के लिए तैयार बैठी है? इस पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। मुसलमान बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि नमाजवादी पार्टी, अरे माफ कीजिएगा, बल्कि समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के हैं। और साहब का ये बयान साबित करता है कि उनके डीएनए में मुगलिया आक्रांताओं का प्रेम अब भी हिलोरे मार रहा है। समाजवादी पार्टी के लिए मुगलों का गुणगान करना और हिंदू वीरों को गद्दार बताना ये कोई नई बात नहीं है। चाहे राम भक्तों पर गोलियां चलवानी हो या औरंगजेब जैसे क्रूर आक्रांता को महान करार देना हो, महाराष्ट्र में अबू आजमी का औरंगजेब प्रेम अभी खत्म हुआ भी नहीं कि सपा का यूपी में बाबर प्रेम उमड़ पड़ा। ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे मैंने अभी कहा कि मैंने एक जो बात थी उसको उजागर किया। मेरा इरादा किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं। मुझे सिर्फ ये कहना है कि राणा सांगा के निमंत्रण पर बाबर हिंदुस्तान में आए। सपा सांसद के इस बयान पर अब बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और तमाम सनातनी संगठन खुलकर मैदान में उतर आए हैं। विरोध का स्वर तेज है और सवाल भी, क्या ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने बाबर और औरंगजेब को महान बताया, राम भक्तों को गोली मारी और अब महाराणा सांगा जैसे वीर योद्धा का अपमान कर रही है? भारत के इतिहास की समीक्षा करने वाले आने वाले आज नहीं 1000 साल तक जब कभी भी समीक्षा करेंगे तो कभी बाबर और सांगा दोनों को तुलना करके एक पलड़े में नहीं रख पाएंगे। लेकिन सदन के अंदर किया गया बयान, और वो भी माफी योग्य न होने के बावजूद, अगर कोई माफी मांगता है तो भी उसको माफ नहीं किया। मैं कहता हूं कि राणा सांगा ऐसे वीर योद्धा थे जिनके पास न एक हाथ था न एक आंख थी। 80 घावों को लेकर के लंगड़ा के चलते थे, लेकिन शत्रु उनसे थर्राते थे। मैं सपा के जो सांसद है हमारे रामजी लाल सुमन जी, तो उनको ये बताना चाहता हूँ कि जो उन्होंने बयान दिया है कि राणा सांगा की दोगली औलादे, तो ये तो जग जाहिर है कि दोगला कौन है, और समय आने पर ये और भी पता चल जाएगा। और ये जो इनका मुस्लिम प्रेम है, ये जो अब खुल के सामने आ रहा है, तब इनका मुस्लिम प्रेम कहाँ चला गया था जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था। हिंदुस्तान में रह रहे हैं, ये बाबर की और मुगलों की वो करना चाहते हैं, प्रशंसा करना चाहते हैं। ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है, तो इनको इससे क्या परहेज है? राणा सांगा तो हमारे वंशज रहे। एक तरफ रामजी लाल सुमन के बयान का विरोध है तो दूसरी तरफ पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी अपने सिपाही के बचाव में उतर आए। रामजी सुमन जी ने क्या कहा, क्योंकि इतिहास के पन्ने सब पलट रहे हैं। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का पन्ना पलट रहे हैं। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं? उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली, वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं? औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामजी सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटें। इतिहास के पन्ने पलटने की बात करने वाले अखिलेश यादव को जरा 1990 का इतिहास भी पलट कर देखना चाहिए, जब राम भक्तों पर गोलियां बरसाई गई थी। जिस बाबर के पक्ष में पार्टी गुणगान कर रही है, उसी बाबर ने रामलला के मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवाई थी। अब सवाल ये है कि इस मुगल प्रेम की वजह क्या है? रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार बता दिया, लेकिन ये शायद भूल गए कि महाराणा सांगा वही योद्धा थे जिन्होंने हिंदू धर्म और भारत की अस्मिता की रक्षा के लिए बाबर जैसे मुगल आक्रांता से लोहा लिया था। बाबर को हराने के लिए संघर्ष किया और धर्म की रक्षा का संकल्प लिया।
से वो सांसद ने कहा लोकसभा में, बहुत ही गलत उनके शब्द थे, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उनको ना तो कोई इतिहास की जानकारी है, सिर्फ जिस तरह से हमारे बहुत राणा सांगा ने तो इतना कुछ किया है मेवाड़ के लिए, राजस्थान के लिए। वो हमारे ऐसे जिस तरह से इस तरह से हमारे चाहे महाराणा प्रताप हो, राणा सांगा हो, इनके बारे में जो ये विपक्ष बार बार इस तरह की टिप्पणियां करता है बिना प्रॉपर रिसर्च के, जानकारी के, इतिहास की जानकारी के, ये बहुत ही गलत है। वैसे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर इनका पूरा सनातन विरोधी गठबंधन, इनका एक ही मकसद है, तुष्टीकरण की राजनीति। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि ये उत्तर प्रदेश है, जहां सनातन संस्कृति के पहरेदार योगी आदित्यनाथ बैठे हैं और जो लोग बाबर और औरंगजेब का गुणगान करते हैं, उनकी गर्मी कैसे निकालनी है ये योगी राज अच्छे से जानता है। साथ ही 2027 में जनता ऐसे तुष्टीकरण करने वालों को धूल चटाने के लिए भी तैयार बैठी है। बाबर और औरंगजेब की सोच को हवा देने वाले समझ ले कि ये देश सनातन से चलता है और इस मुगल प्रेम की सजा जनता जरूर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जो भारत की बहन बेटियों की इज्जत पे हाथ डालते थे, जिन्होंने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, जो आक्रांता बनकर के भारत की आस्था को कुचल रहे थे, वे भारत के लिए कभी आदर्श नहीं हो सकते, भारत के नागरिकों के लिए कभी आदर्श नहीं हो सकते। जो लोग कभी भी इन आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं, इन्हें तनिक भी अपने अस्तित्व पर, अपने वजूद पर तनिक भी अगर इन्हें अपने वजूद के लिए थोड़ी भी शर्म महसूस होती हो, तो इनको इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के द्वारा रिपब्लिक डे परेड के अवसर पर दिए गए बयान का स्मरण करना चाहिए, जब उन्होंने कहा था, एक देश का राष्ट्राध्यक्ष कहता है कि अगर हमारा डीएनए कभी जांचा जाएगा तो भारतीय निकलेगा। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बाहुल्य देश है और उनका ये बयान भारत के अंदर विदेशी आक्रांताओं को अपना आदर्श मानने वाले लोगों की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए। और अब बात उस खबर की जिसने इंसानियत को शर्मसार करके रख दिया, रिश्तों को कलंकित कर दिया। सभ्यता के नाम पर लगे नकाब को नोचने वाली जानकारी आपको देंगे। मेरठ में हुआ सौरभ राजपूत हत्याकांड कोई आम हत्या नहीं, बल्कि क्रूरता और बर्बरता की सारी हदें पार कर देने वाली दरिंदगी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने वो सारे खौफनाक सच उगल दिए जिन्हें सुनकर शायद खुद हैवानियत भी कांप उठे। गर्दन पूरी तरीके से धड़ से अलग की गई, दिल पर चाकुओं से 3 बार वार किया गया, कान के नीचे 7 सेंटीमीटर का गहरा घाव था, कलाई कटी हुई थी। ये कोई हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि एक पत्नी उसके प्रेमी के शैतानी खेल की कहानी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रिश्तों की मर्यादा इतनी तार-तार हो चुकी है कि अब इंसान अपने ही जीवन साथी का हत्यारा बनता जा रहा है? क्या प्रेम का नाम लेकर ऐसी वहशियाना हत्यारों को अंजाम देना समाज में बढ़ते नैतिक पतन का संकेत तो नहीं? आखिर इंसान किस ओर जा रहा है? हम आपको दिखाएंगे कि कैसे सौरभ राजपूत को पहले नशीला पदार्थ देकर बेहोश किया गया, फिर दिल पर चाकू से वार किए गए और फिर उसका शव काटकर कई टुकड़ों में पानी में गला दिया गया। यह हत्या नहीं है, दरिंदगी की इंतहा है। आखिर कैसे रिश्तों को नीलाम करने वाली यह खौफनाक वारदात अंजाम दी गई? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है? देख लीजिए। कटी हुई सांस की नली, कान के नीचे 7 सेंटीमीटर का गहरा घाव और दिल पर बड़ी बेरहमी के साथ घोंपे गए चाकू के 3 निशान। मेरठ हत्याकांड में सौरभ राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिल दहला देने वाले ऐसे तमाम खुलासे हुए हैं जिन्हें देख शायद हैवानियत के फरिश्ते भी कांप उठे। सौरभ राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्रूरता और बर्बरता की वो सारी कहानियां बयां कर रही हैं
जिसे छिपाने के लिए उसकी पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर दरिंदगी का खिलौना खेल खेला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गर्दन के चारों ओर गहरे कट के निशान पाए गए, जिसमें दाएं और बाएं कान के नीचे जबड़े के दोनों और गर्दन के पास के कई गहरे घाव दिखाई दिए। सबसे भयावह तथ्य यह है कि गर्दन पूरी तरीके से धड़ से अलग की गई। दोनों हाथों में कलाई के पास से कट भी दिखाई दिए हैं। यही नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिल के पास गहरे जख्म के पूरे 3 निशान भी मिले, जिसका घाव पूरे 6 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर आकार का गहरा पाया गया। वहीं कान के नीचे का घाव पूरा 7 सेंटीमीटर गहरा मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिक्र है कि सौरभ की बॉडी पूरी तरीके से सड़ चुकी थी, शरीर से पूरी तरीके से खाल उतर चुकी थी, गर्दन में जख्म था, सांस की नली कटी थी। छाती के साथ साथ दोनों हाथों पर भी चोट के कई निशान पाए गए। धारदार हथियार से शरीर पर वार करने से कई नसें पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई थी। इस दौरान काफी ज्यादा खून बहा। पोस्टमार्टम में डॉक्टरों का दावा है कि सौरभ राजपूत की मौत का कारण चाकू के वार से हुए गहरे जख्म और अत्यधिक ब्लड का निकल जाना एक बहुत बड़ी वजह रही। बताया तो ये भी गया कि अचानक अपने ऊपर होते इतने बर्बर हमलों को देख सौरभ गहरे सदमे में उस दौरान चला गया था, जिस शौक रूपी आग में गंभीर चोटों ने घी का काम किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की माने तो ये चोटें इतनी गंभीर थी कि इनके चलते सौरभ की मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद सौरभ की बेरहम पत्नी मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर ड्रम, सीमेंट और पानी का वो घिनौना खेल खेला, जिसके बाद सौरभ के शरीर के कई टुकड़े किए गए, क्षत विक्षत कर दिया गया सब कुछ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सौरभ को पहले नशीला पदार्थ देकर उसे बेहोश किया गया, फिर 3 बार चाकू से सीधे दिल पर उसकी पत्नी ने वार किया। ज्यादा खून बहने और सदमे की वजह से सौरभ की मौत हुई। इसके बाद सौरभ की गर्दन बड़ी बेरहमी के साथ धड़ से अलग की गई। दोनों हाथ कलाई से काट दिए गए, पैरों के पीछे की ओर मोड़ दिया गया ताकि शरीर को एक ड्रम में डाला जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रीज़न बताया गया है शोक एंड हैमरेज, और साथ ही उसमें बताया गया है कि चाकू से लेफ्ट साइड पर 3 बार वार किया गया था और गर्दन पर और हाथ की कलाई पर कटने के निशान थे, और दोनों ही जो हाथ की कलाई हैं और गर्दन है वो बॉडी से देखिए, जो सौरभ हत्याकांड है उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसमें जो डॉक्टरों द्वारा अंकित किया गया, इसमें लेफ्ट चेस्ट पे निपल के नीचे इनको 3 वार इंसीज वुंड दिखाए गए हैं, साइज वुंड जो होते हैं चाकुओं से जो हुए हैं। और इसके अलावा जो गर्दन इन्होंने काटी थी, गर्दन पे इंजरीज दिखाई गई है, और रिस्ट, दोनों जो रिस्ट काटे गए थे उस पर इंजरीज है। जो मृत्यु का कारण बताया गया है वो एंटीमॉर्टम इंजरीज हैं, जो इसकी वजह से इनको शॉक एंड हेमरेज हुआ है, जिससे इनकी डेथ हुई है। जो बॉडी की कंडीशन थी 12 दिन पुरानी थी, जो नेचुरल टेंडेंसी बॉडी की डिके थी वो उसमें डॉक्टर ने शो किया है। जो कपड़े थे उनके वो सीमेंट से सूख गए थे, उसकी वजह से वो ख़राब हो गए, तो वो डॉक्टर ने उसमें। देखिए, 3 दिन पहले आए थे, आने वाले समय पे उन्होंने कहा था हमको साथ या पास वाली बैरक में रखा जाए, तो उनको बता दिया गया कि जेल में जो व्यवस्था है उसमें पुरुष और महिला बैरक का आपस में कॉन्टेक्ट ही नहीं होता, बिल्कुल पृथक होती हैं, तो दोनों को पृथक रूप से रखा गया है, नंबर 1। नंबर 2, चूँकि ये जो भी कोई भी बंदी आता है उसको हम स्वास्थ्य परीक्षण कराते हैं। स्वास्थ्य परीक्षण के तहत पाया गया कि नशे के आदी हैं, जैसा कि आप लोगों ने भी बताया नशे के आदी हैं, तो डॉक्टर से उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। जो देखो, उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने जामा मस्जिद के सदर जफर अली को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की थी, जिसके बाद गिरफ्तार किया गया। पुलिस इस मामले में अब तक 50 से अधिक लोगों को जेल भेज चुकी है, जिनमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। संभल में जामा मस्जिद में स्थानीय अदालत के आदेश पर 24 नवंबर को सर्वे किया जा रहा था, जिसका कुछ लोगों ने विरोध किया। यह विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया और इसमें गोलियां भी चली, पथराव भी हुआ। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी, जबकि उप जिलाधिकारी रमेश चंद समेत 20 लोग घायल हुए थे। इस मामले की जांच एसआईटी कर रही है और पुलिस लगातार संदिग्धों से पूछताछ। इस क्रम में जामा मस्जिद के सदर जफर अली को पूछताछ के लिए बुलाया गया, जहां एसपी
श्रीश चंद और सीओ सदर अनुज चौधरी की मौजूदगी में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जफर अली की गिरफ्तारी के बाद इलाके में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने जामा मस्जिद के बाहर भी भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। पीएससी और रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएफ के जवानों को भी यहां तैनात किया गया। साथ ही हिंसा के बाद पहले ही एहतियात के तौर पर संभल तहसील में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी। पुलिस अब इस मामले में 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और आगे भी जांच कर रही है। एसआईटी हिंसा में जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने में जुटी हुई है। संभल हिंसा से जुड़े इस घटनाक्रम पर पुलिस की सख्ती से स्पष्ट हो गया है कि प्रशासन इस मामले में किसी भी आरोपी को छोड़ने के मूड में नहीं है। बढ़ेंगे आगे, जनमत में बात करेंगे अगली खबर की। पंजाब के मशहूर ढोंगी पादरी बरजिंदर सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे अपनी कर्मचारियों पर हमला करता दिख रहा है। ये वीडियो 14 फरवरी 2025 का बताया जा रहा है। देखिए, लेकिन अब ये इंटरनेट पर जमकर सुर्खियां बटोर रहा है क्योंकि ये जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में ढोंगी पादरी बरजिंदर सिंह को अपने कर्मचारियों पर चिल्लाते, उनके साथ मारपीट करते हुए आप देख सकते हैं। अब बताया जा रहा है कि इस दौरान चीजें भी फेंकी गईं, जिससे कर्मचारियों में दहशत का माहौल हो गया। इस घटना के बाद पंजाब पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इस मामले को लेकर कई लोग पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठा रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर से लेकर एक नई बहस छिड़ गई। कुछ लोग इस घटना की निंदा कर रहे हैं, जबकि कुछ इसे गलतफहमी का नतीजा बता रहे हैं। ये ढोंगी पादरी बरजिंदर सिंह का वीडियो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और क्या पीड़ितों को न्याय मिल पाएगा या नहीं न्याय मिल पाएगा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। ये वही बरजिंदर सिंह है जिसको आप खूब सोशल मीडिया पर देखते हैं, किस प्रकार से ये चमत्कारिक चीजें करता है, लोगों को मूर्ख बनाता है। ढोंगी किस प्रकार से ये ढोंगी जो है लोगों को मूर्ख बनाता है, कन्वर्जन कराता है। लेकिन ये जो इसका वीडियो ढोंगी का वायरल, देखिए किस प्रकार से ये बैठा हुआ है ये ढोंगी और कोई सामान उठा के अपने कर्मचारियों पर फेंकता है। किस प्रकार से हमला कर रहा है उन लोगों के ऊपर। एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई इस ढोंगी के ऊपर। ये अपने आप पे सवाल है, आखिर क्यों अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये सीसीटीवी फुटेज उसी के कमरे का ये हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से कर्मचारियों के ऊपर ये हमला करता है, बैठकर वहां से कुछ चीज फेंक के मारता है, उसके बाद आकर भी गाली गलौज करता है, मारपीट करता है ये ढोंगी। यह तस्वीरों में आप देख सकते हो किस प्रकार से महिला से ये बात कर रहा है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। ये तस्वीरें दरअसल काफी तेजी से वायरल हो रही हैं। ये ढोंगी एक बार फिर से चर्चा में है अपनी इस व्यवहार की वजह से। महिलाओं से दुर्व्यवहार किस प्रकार से ढोंगी कर रहा है, आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। तो यह हकीकत है इस ढोंगी की जो आप सोशल मीडिया पर देखते हैं, जिसमें ये तमाम मिशनरीज की बातें करता है, जिस प्रकार से कन्वर्जन करता है। और देखिए ये महिला के साथ जो ये देखिए क्या व्यवहार कर रहा है, चाटा मार रहा है महिला को। ये वही बरजिंदर सिंह है। पंजाब पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। ये वो ढोंगी पादरी जो जिस प्रकार से बात करता है, मेरा यशु वशु, वो बहुत सारी इस प्रकार के वीडियो आपने देखे होंगे इसके जो वायरल होते रहे। बाद में कई खुलासे भी हुए किस प्रकार से इसके तमाम चीजें जो है वो सामने इससे पहले भी आई। कई मामले दर्ज हुए, कोई पहला मामला नहीं है ढोंगी बरजिंदर सिंह का। पंजाब पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, कई गंभीर आरोप पहले से लगे हुए हैं। और यहां पर जिस प्रकार का इसने अपना व्यवहार दिखाया है ढोंगी ने, वो आप देखकर समझ सकते हैं कि ये इसकी हकीकत है, ये इसकी सच्चाई है ढोंगी बरजिंदर सिंह की। इसका वीडियो एक वायरल हुआ है, आरोप इससे पहले कई लगे हैं, मामले पहले भी इसके ऊपर कई दर्ज हुए हैं। इसका एक्सपोज होना यहां जरूरी। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये जो ढोंगी है वो एक बार फिर से यहां एक्सपोज हो गया। कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है, जनता में इसको लेकर आक्रोश भी दिखाई दे रहा है। तो ये समझने वाली बात यहां बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है कि आखिर पुलिस, पंजाब पुलिस कब इसके ऊपर कार्रवाई करेगी, कभी सलाखों के पीछे जाएगा। क्योंकि इस प्रकार के ढोंगी अगर समाज में रहेंगे तो कुछ ऐसी तस्वीरें आती रहेंगी और कुछ प्रकार से लोगों को बरगलाता है। ये सारी चीजें आपने नियमित अंतराल पर इस ढोंगी बरजिंदर सिंह से जुड़ी देखी हैं। सवाल यही है कि कार्रवाई आखिर कब होगी इस ढोंगी पादरी पर। बढ़ेंगे आगे, अगली खबर की बात कर लेते हैं जनमत में। देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से करोड़ों रुपए के अधजले नोट मिलने के बाद देश भर में हलचल मच गई। सुप्रीम कोर्ट ने 22 मार्च को पुलिस और फायर ब्रिगेड द्वारा जुटाए गए सबूतों को अपनी वेबसाइट पर जारी किया।
जिसमें जले हुए नोटों के बंडल और बोरियों में भरे नकदी के ढेर दिखाई दे रहे। इस घटना ने न्यायपालिका की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। होली के दिन 30 तुगलक रोड स्थित जस्टिस वर्मा के आवास पर रात करीब 11:30 बजे आग लगी थी। उस वक्त जस्टिस वर्मा घर पर मौजूद नहीं थे। आग की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन जब राहत एवं बचाव दल ने घटनास्थल की जांच की तो वहां 4-5 बोरियों में भरे अधजले नोट बरामद हुए। ये देख अधिकारियों के भी होश उड़ गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि नोटों को जलाने का प्रयास किया गया था क्या, जिससे संदेह गहरा भी हो गया। प्रधान न्यायाधीश संजय वर्मा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन कर दिया, जो पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जांच कर रही है। इसके साथ ही जस्टिस यशवंत वर्मा के न्यायिक कामकाज पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई। 2 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये उनका आवाज जहां पर ये जले हुए नोट मिले, उसकी तस्वीरें भी हैं। न्यायपालिका की साख बचाने के लिए यह कदम उठाया गया। 25 पन्नों की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि जस्टिस वर्मा के आवास पर भारतीय करेंसी यानी भारतीय मुद्रा के बड़े ढेर पाए गए थे, जो आग में जल चुके थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि नोटों की गड्डियों को जानबूझकर जलाने की कोशिश की गई। इससे इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार की भी बू आ रही है। सवाल यह उठता है कि क्या यह काला धन था? क्या जस्टिस वर्मा किसी बड़े घोटाले में शामिल थे क्या, या फिर यह किसी और की साजिश का हिस्सा था? अब सबकी निगाहें, सबकी नजरें जांच पर टिकी हैं कि क्या न्यायपालिका अपने ही एक वरिष्ठ जज के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई करेगा और किस तरीके से ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं, आखिर किस प्रकार की स्थिति वहां रही। ये उनका आवास और जले हुए जब नोट मिले उसके बाद में पूरा मामला सामने आया। कैश का अंबार कहां से आया, एजेंसियां ये जांच में जुटी हुई हैं। अब बात करेंगे इजरायली सेना की। देखिए, इजरायली सेना एक बार फिर से पिछले कुछ दिनों से लगातार हमास पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। ये हमले हमास पर कहर बनते जा रहे हैं। देखिए, बीते दिनों की अगर हम बात करें तो बीते दिनों हमले में हमास नेता का नाम ओसामा तबाश की मौत हो गई थी। तो वहीं रविवार सुबह एक बार फिर से इजराइल ने बड़ा हमला कर दिया। इजराइल ने एयर स्ट्राइक में हमास के नेता सलाह अल बर्दावील की मौत हो गई। इस हमले में हमास ने इस बात की जानकारी दी। आपको बता दें कि खान यूनिस में 1959 में जन्मा सलाह अल बर्दीवाल हमास का एक सीनियर मेंबर था। 2021 में आंदोलन के पोलित ब्यूरो के लिए चुना गया था और वह गाजा में हमास के क्षेत्रीय पोलित ब्यूरो का हिस्सा था। 2006 में बर्दावील ने हमास की परिवर्तन और सुधार सूची में एक उम्मीदवार के रूप में फिलिस्तीनी विधान परिषद यानी PLC में एक सीट जीती थी। 1993 में यानी 1993 में इजराइल की तरफ से हिरासत में लिया गया था। हमास के अधिकारियों ने बताया कि दक्षिणी गाजा के खान यूनिस ने इजरायली हवाई हमले में हमास के राजनीतिक नेता सलाह अल बर्दीवाल की मौत हो गई है। हमास ने अपने बयान में इजराइल पर बर्दावील की हत्या का आरोप लगाया। हमास ने कहा कि जब हमला किया गया तो वो अपनी पत्नी के साथ प्रार्थना कर रहा था। इजरायली मिसाइल ने उसके टेंट शेल्टर पर हमला किया। हालांकि इजरायली अधिकारियों ने तत्काल कोई टिप्पणी उस वक्त नहीं की। बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बार बार कहा है कि युद्ध का मुख्य उद्देश्य हमास को एक सैन्य और शासक इकाई के रूप में नष्ट करना है। उन्होंने कहा है कि नए अभियान का उद्देश्य समूह को शेष बंधकों को छोड़ने के लिए मजबूर करना है। इजराइल ने गाजा में अपना अभियान 7 अक्टूबर 2023 को गाजा पट्टी के आसपास के इजरायली समुदाय पर हमास के विनाशकारी हमले के बाद शुरू किया, जिसमें इजरायली गणना के अनुसार लगभग 1200 लोग मारे गए और 1000 से अधिक लोग घायल हुए। बता आपको यह भी दें कि गाजा पर ताबड़तोड़ हवाई हमलों के बाद इजराइल ने अब जमीनी हमले करने भी शुरू कर दिए। इजरायली डिफेंस फोर्स ने गाजा पट्टी के मध्य और दक्षिण हिस्से में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया है। इससे पहले इजरायली सेना के हवाई हमलों में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इजरायली रक्षा मंत्री काट्ज ने गाजा के लोगों को चेतावनी दी और कहा कि यह अंतिम चेतावनी है। अमेरिका के राष्ट्रपति की सलाह मान लो, बंधकों को लौटा दो और हमास को जड़ से उखाड़ दो। ऐसा करने पर आपके लिए दूसरे विकल्प खुल जाएंगे। वहीं मंगलवार को इजराइल ने गाजा पर बड़े पैमाने पर फिर से हमले शुरू कर दिए, जिससे हमास पर 19 जनवरी से लागू युद्ध विराम समझौतों को छोड़ने का आरोप लगा। नए हमले ने क्षेत्र में लगभग 2 महीने के चल रहे शांति समझौते को समाप्त कर दिया।
इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि युद्ध का प्राथमिक उद्देश्य हमास को एक सैन्य बल रूप में खत्म करना है। उन्होंने कहा कि ताजा हमलों का उद्देश्य बंधकों को रिहा करने के लिए दबाव डालने से जुड़ा है। बढ़ेंगे आगे, बात जनमत में करेंगे अगली खबर की। देखिए, यूरोप के शक्तिशाली देश महाद्वीप की रक्षा के लिए नाटो में अमेरिका को रिप्लेस करने की प्लानिंग कर रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्डिक देश, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे नाटो के मैनेजमेंट ट्रांसफर के लिए ट्रंप को एक प्रस्ताव भी दे सकते हैं। देखिए खबर क्या है, इस ट्रांसफर में 5 से 10 साल तक का समय लग सकता है। यूरोपीय देश जून में होने वाले नाटो के वार्षिक शिखर सम्मेलन से पहले इस योजना को अमेरिका के सामने पेश करना चाहते हैं। ब्लूमबर्ग के अनुसार नाटो यूरोप और कनाडा से अपने हथियार भंडार को 30% तक बढ़ाने के लिए कहेगा, ताकि अगर अमेरिका की तरफा नाटो छोड़ दे तो यूरोप को दिक्कत का सामना न करना पड़े। देखिए, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे यूरोपीय देश पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि अपने रक्षा खर्च और मिलिट्री इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी करेंगे। यूरोप जिन 5 मुख्य क्षेत्रों में खुद को मजबूत करना चाहता है, उनमें एयर डिफेंस सिस्टम, डीप फायर कैपेबिलिटी, लॉजिस्टिक्स, कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम और ग्राउंड मिलिट्री एक्सरसाइज शामिल है। फिलहाल अमेरिकी नाटो के सालाना $3.5 अरब के खर्चे हैं और 15.8% का हिस्सा भी देता है अमेरिका। पूरे यूरोप में अमेरिका के 80,000 से 1 लाख सैनिक भी तैनात हैं। सरकारी अधिकारियों के अनुसार अगर हम समझें तो यूरोपीय क्षमताओं को अमेरिका के लेवल तक लेकर जाने में लगभग 5 से 10 साल एक्स्ट्रा और खर्चा करना पड़ेगा। हालांकि कुछ अधिकारियों को लगता है कि ट्रंप सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं और उनका नाटो गठबंधन में बड़ा बदलाव करने की कोई इच्छा नहीं है, कोई इरादा नहीं है। अमेरिका और यूएसएसआर यानी वर्तमान रूस के बीच में कोल्ड वॉर 1947-1991 के बाद से यूरोप अपनी सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर अमेरिका पर निर्भर रहा है। दूसरी तरफ ट्रंप नाटो गठबंधन को समय और धन की बर्बादी समझते हैं। अगर अमेरिका नाटो छोड़ देता है तो यूरोपीय देशों को अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए डिफेंस पर काम करना होगा। उन्हें गोला बारूद, ट्रांसपोर्ट, ईंधन भरने वाले विमान, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, उपग्रह और ड्रोन की कमी को पाटना पड़ेगा, जो एक बड़ा चैलेंज रहेगा। फिलहाल अमेरिका की तरफ से इसे मुहैया कराया जाता है। आपको बता दें कि यूके और फ्रांस जैसे नाटो सदस्य देशों के पास में 500 एटमी हथियार हैं, जबकि अकेले रूस के पास 6000 हैं। अगर अमेरिका नाटो से बाहर चला गया तो गठबंधन को अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को नए सिरे से आकार भी देना होगा और ट्रंप की तरफ से हाल के दिनों में उठाए गए कदमों की वजह से यूरोप अमेरिका पर सुरक्षा निर्भरता कम करना चाहता है। ट्रंप कई बार अमेरिका को नाटो से अलग करने की बात कह चुका है। व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में बहस के बाद यानी 3 मार्च को लंदन में यूरोपीय देशों की समिट में यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर ने यूरोप के तत्काल हथियार बंद करने की जरूरत बताई थी। उन्होंने कहा था कि हमें डिफेंस निवेश बढ़ाना होगा, यह यूरोपीय यूनियन की सुरक्षा के लिए जरूरी है। हमें फिलहाल सबसे खराब हालत के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रूस समेत अन्य खतरों के मद्देनजर यूरोप को अपनी रक्षा क्षमताएं बढ़ानी होगी। उन्होंने इस योजना को रेडीनेस 2030 नाम दिया है। यूरोपीय देश लगातार अमेरिका पर अपनी सुरक्षा निर्भरता कम करने के लिए कदम उठा रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जॉइंट यूरोपियन आर्मी बनाने की शुरुआत हो सकती है। कोल्ड वॉर के शुरुआती दिनों में एक साझा यूरोपीय सेना बनाने पर लगातार चर्चा हो रही है। 1953 से 1961 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे आइजनहार ने इसके लिए यूरोपीय देशों को भी मना लिया था, लेकिन तब फ्रांस की संसद ने इस पर रोक लगा दी थी। 1990 के दशक में यूरोपियन यूनियन के गठन के बाद एक बार फिर से साझा यूरोपीय सेना के विचार पेश किए गए थे, लेकिन अमेरिका के विरोध और यूरोपीय देशों के नाटो के लिए प्रतिबद्धता की वजह से इसे समर्थन नहीं मिला। दिसंबर 1998 में फ्रांस के सेंट मालो में फ्रांसीसी राष्ट्रपति जैक्स शिराक और ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने यूरोपीय फोर्स बनाने पर सहमति जाहिर की थी। उस दौरान की बात है, लेकिन यह प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पाया था।
चलिए इसी के साथ जनमत में आज के लिए इतना है। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।